हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा 1 to 5 के प्राइमरी जो शिक्षक है टीचर, उसके लिए जो बोला गया कि SCERT के बुक से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो साइंस का, 5 वीडियो इसका SST का डाल चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। इसमें होता क्या है कि हमको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम समय में शॉर्ट नोट के तहत हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। और साथ में SCERT के जो पीछे में कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं जो अध्याय के अंत में, उसको भी हम लोग जरूर देख लेते हैं। और उससे क्या होता है कि आपका SCERT पूर्ण रूप से कवर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप जाके प्लेलिस्ट में BPSC टीचिंग एग्जाम, ठीक है, उसमें जाके देखिएगा तो आपको अब ये इसका पूरा लिंक मिल जाएगा और आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और सीरियल वाइज किए हैं और वादा करते हैं कि आपको एग्जाम से पहले हमारा 6, 7, 8 ये तीनों का SCERT हम लोग कवर कर लेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए वीडियो को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अध्याय 6 है इसका SST का इसका नाम क्या है। तो देखिए अध्याय 6 का जो है, इसमें इस चैप्टर का नाम है जीवन के विभिन्न आयाम। हम लोग इससे पहले 5वां अध्याय तक में देख लिए थे। 4th अध्याय में जो था उसमें हम लोग देखे थे कि जो आदमी था कैसे खाद्य संग्राहक से कृषि में आ गया नवपाषाण काल में। जब नवपाषाण काल में आने लगा तो उसके बाद रहने का अस्थायी निवास हो गया। अस्थायी निवास होने के बाद रिश्तेदार सब में बदलने लगे। तो उसके बाद जो है अब जब जीवन रहने लगा तो उसका कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, प्रारूप होगा। उसका बोलने का ढंग, चलने का ढंग, भाषा का विकास, ये सब इस चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जीवन का आयाम के बारे में बताया गया है। तो जीवन का आयाम जो है लगभग बोल रहा है कि 3500 साल पहले। ठीक है, अच्छा हम जितना भी फैक्ट देखेंगे उसमें क्या देखेंगे कि हम लोग SCERT के बुक से ही हम लोग देखेंगे। ठीक ना, तो SCERT के बुक में जो है उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए लगभग 3500 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग विभिन्न भागों में क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। ठीक है, लोगों की पहचान कैसे की जाती थी, तो उसके भाषा के आधार पर की जाती थी। ठीक है, किसके आधार पे, भाषा के आधार पर की जाती थी। भाषा जो समूह के प्रमाण किससे मिलता है, तो ये जो हम पता करते हैं कि पहचान किससे मिलता है, भाषा से की जाती थी, वो प्रमाण मिला है वेद से। अच्छा वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अच्छा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। देखिए इस 3 को वेद जो है, ये तीनों वेद, इस तीनों वेद को बोला गया है वैदिक काल, इसको बोला है उत्तर वैदिक काल। अच्छा यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का अर्थ होता है, उत्तर मतलब बाद, ठीक ना, तो उसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आएगा तो इसको अभी हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग समझते जाएंगे उसके बाद, नहीं तो क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा और बुक भी खत्म नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हम लोग को आएगा उस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। देखिए वेदों के कई सदियों के बाद लिखा गया। वेद जो है, पहले वेद जो है ना बोल के ही किया जाता था। ठीक है, तो वेद के बाद बहुत समय के बाद इसको लिखा गया, इसीलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। ठीक है, वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति के नाम से संस्कृत मतलब इसमें कहते थे उस भाषा को। ठीक है, वेद में प्रार्थना के रचयिता जो है उनके आर्य कहते थे। जो उसका रचयिता जो लेखक होते थे वो अपने आप को आर्य कहते थे। ठीक ना, और आर्यों के शत्रु, ठीक है, दास एवं दस्यु थे। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कुछ वर्ष पहले जो है यहाँ पे आपको पुरातात्विक साक्ष्य जो है इस पे जाके मिल गया आपको। ठीक है, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कुछ वर्ष पहले यहाँ पे क्या हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जिनमें क्या हुआ कि आर्यों के रहन सहन के बारे में क्या चला, उसका पता लगा है। क्या पता लगा है कि वैदिक साहित्य के आधार पर ऋग्वेद जो है ऋग वैदिक युग
और उत्तर वैदिक युग में विभाजित किया गया है। अभी हम जस्ट बोले हैं कि वैदिक युग, ऋग वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग जो है उसको दो भाग में बांट दिया। ठीक है, पहला भाग था ऋग वैदिक, दूसरा था उत्तर वैदिक। अब हम लोग देखेंगे वैदिक साहित्य में से इस युग की जानकारी मिली। तो पूछेगा इस युग की जानकारी मिली कहाँ से, तो वैदिक साहित्य से। इस साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद है। ठीक है, इस वेद का जो साहित्य है, आपको जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ कहाँ से मिला है, तो वेद से मिला है, ब्राह्मण से, और अब आरण्य से और उपनिषद से मिला। अब देखिए वैदिक आर्यों कई समूह में भारत आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आर्य अकेले आया था, वो समूह बनाकर यहाँ पे आए थे। ठीक है, आर्य लोग गंगा यमुना के क्षेत्र के में तथा उत्तर वैदिक युग में गंडक नदी जो बिहार में बस गए थे। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों समय में आया और दोनों समय में अलग अलग नदी पे इन्होंने वास किया। तो पूछेगा ऋग वैदिक काल में किस क्षेत्रों में रहा था, तो ऋग वैदिक काल में जो आर्य था वो गंगा यमुना के क्षेत्र में रहा था। और उत्तर वैदिक काल में कहाँ पे रहा था, गंडक नदी के पास, जो कि कहाँ पे है, हमारे बिहार में। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक में जो है गाय का लेन देन करते थे। देखिए ऋग वैदिक युग में जो अमीर आदमी का पहचान होता था, तो उसके पास पता चलता था कि जिसके पास जितनी गाय वो उतनी अमीर। अभी हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास जितना पैसा वो उतना अमीर। लेकिन उस समय में ऋग वैदिक काल में जिसके पास गाय ज्यादा संख्या में था उसी का क्या होता था, अमीर कहलाता था। यानी कि जिसके पास गाय अधिक होती थी वो उतने अधिक धनी माने जाते थे। गायों के लिए ही आपस में कबीले में लड़ते थे। जिस तरह से अभी पैसा और जमीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ाई कर लेते हैं, उसी तरीका से गाय के लिए करता था। अब उसके बाद देखिए गौ रक्षा मुख्य उद्देश्य था उसका। ठीक है, इस काल में जनपद, ठीक है, जनपद पद समझिए अच्छे से, जिस तरह से अभी गांव है ना एक, उस तरह से एक पद होता था। और जब ढेर सारा गांव मिलके जिसे एक पंचायत बनता है उस तरह से जनपद बन जाता था। और जब ढेर सारा जनपद मिलके एक जैसे जिला बनता है या राज्य बनता है उस तरह से पहले बन जाता था महाजनपद। ठीक है, तो इस तरीका से आपको समझना पड़ेगा कि जनपद जो है वो राष्ट्र का, राज्य का उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जनपद राष्ट्र या राज्य का उल्लेख नहीं है, जनपद एक गांव का। अब देखिए पशुपालन में भेड़, बकरी, घोड़े ये सभी क्या होता था, पाले जाते थे। कृषि कम होती थी। ऋग वैदिक में एक अनाज को यव कहते थे। ठीक है, एक अनाज को क्या कहते थे, यव कहते थे। अब देखिए प्रकृति में इंद्र, वरुण, अदिति, अग्नि, सोम, सूर्य, वायु एवं देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी जितना भी अभी हम लोग देखते रहे ना, तो सबका पूजा किया जाता था उस समय में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पूजा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वो था हमारा पूजा का मुख्य उद्देश्य धन, संतान और युद्ध में विजय था। देवता को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। ठीक है, भारत में आने पर 3 सामाजिक वर्गों में इसे बांट दिया गया। एक तो योद्धा, ठीक है, दूसरा पुरोहित, तीसरा साधारण जन। ठीक है, इस युग में वर्ण व्यवस्था नहीं हुई थी। अच्छे से समझिए कि हमारा ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं हुई थी। यहाँ पे जो था 4 वर्ण, जिसमें क्या था, हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बातें कही गई है। सॉरी, यहाँ पे वर्ण जो है ना, वर्ण व्यवस्था था, काम के आधार पे था इस पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहाँ गया, इस व्यवस्था में 4 वर्ण जो है इसमें क्या किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कही गया। अच्छा देखिए, शिल्पकार में चम्रकार, ठीक है, बढ़ई, धातु कर्मी और कुम्हार आते थे।
मतलब कि जो हमारा जूता चप्पल यानी कि वो बनाते थे, जो घर के दरवाजे वगैरह सब बनाते थे, या फिर हमारा कोई भी जो बढ़ई का काम करते थे, धातु कर्मी जो कि हमारा कुछ घिस घास के बनाता था यानी कि सिक्का वगैरह सब, या फिर कोई ऐसा चीज जो कि लोहा या तांबा का औजार वगैरह सब बनाता था, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए अच्छे से समझिए कि वर्ण जो है पहले कर्म के आधार पे होता था, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना राज्य का, वैश्य का काम क्या था व्यापार करना, शूद्र का काम क्या था किसी भी जगह नौकरी करना, ठीक है। नौकरी करना शूद्र हो गया। तो यहाँ पे आपको इस व्यवस्था को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, आगे में दिया होगा जरूर, ठीक है। तो हम लोग उस तरह से पढ़ेंगे और जहाँ लगेगा कि हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय राज्यों का उदय हो गया, ठीक है, और कृषि पर ध्यान दिया गया। इसी काल में उत्तर भारत का जो है लोह युग, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोह युग का आरंभ हो गया, यानी कि लोहा का खोज हो गया। अब देखिए युद्ध में और कृषि का औजार बनने लगे। लोहा का औजार क्या हो जाता है मजबूत, तांबा का औजार क्या होता था पहले, सबसे पहले धातु खोजा गया था तांबा, लेकिन तांबा का औजार क्या होता था कमजोर पड़ जाता था। अब लेकिन लोहा का क्या हो जा रहा है बस बड़ी आसानी से बाद में मिलने भी लगा, खोज भी हो गया और उसको अच्छे तरह से मोड़ मार के बढ़िया औजार भी बनाने जाने लगे। अब देखिए जनपद का भी उदय हो गया इसी काल में, ठीक है। जैसे पुरु एवं भारत मिलकर क्या मिल गया, एक भरत मिलकर एक कुरु एवं दुर्वंश एवं किरबी मिलाकर पंचाल हो गया, ठीक है। ये अपना जनपद बना लिया था महाजनपद, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे महाजनपद में जाके ये सब क्या हो गया मिल गया। इस काल में क्षत्रियता पीड़ितक राजतंत्र और राष्ट्र का विकास हुआ, ठीक है। इसी काल में उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य धंधा कृषि बन गया। पहले क्या था वैदिक काल में गाय की रक्षा करना, बाद में क्या बन गया कृषि। अब क्या होने लगा कि जुताई बुआई कटाई और गढ़ाई का उल्लेख हुआ है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बैलों द्वारा खेतों की जुताई होने लगी और पाल का भी प्रयोग होता था। जो चावल गेहूं खेती प्रमुख थी। अच्छा लेकिन पूछेगा कि खेती सबसे पहले किसका हुआ, तो गेहूं और जौ का, ठीक ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस काल में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का भी क्या मिलता है विवरण मिलता है कि पहले जो है व्यवसाय भी होते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे धातु कर्म और धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, ये सभी क्या थे व्यापारी रहते थे। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का पर आधारित थी। देखिए उस पे वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, इस पे क्या हो गया वर्ण आधारित। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय विशेष अधिकार मिल गया इसको उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और धार्मिक बातें ब्राह्मण के कहने पर होती थी। जितना भी धार्मिक बात धर्म से रिलेटेड बात उसका किसके कहने पे होती थी, तो ब्राह्मण के कहने पे। यज्ञों का आयोजन जो काफी खर्चीला होता था, जैसे अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसे यज्ञों को मुख्य उद्देश्य जो है क्या था कृषि उत्पादन का बढ़ाना था, ठीक है। ये सब का जितना भी यज्ञ किया जाता था इसलिए किया जाता था कि आपका कृषि बहुत अच्छे से हो। क्यों, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में गाय से उतर कर क्या आ गया था कृषि पर मुख्य जो है इसका व्यवसाय बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा। वैदिक काल में शिक्षा जो है वह क्या हुआ था, वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से कराई जाती थी वैदिक काल में, लेकिन पाठ याद करवाए जाते थे। वैदिक मंत्रों का उच्चारण, गणित एवं व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में, ठीक है। लेकिन शिक्षा के लिए जो है छात्र
को 12 वर्ष तक आश्रम में रहना पड़ता था। वहाँ पे शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। ऐसी ही कहानी जैसे अमोद, धौम ऋषि और उसके शिष्य अरुणी की है। एक दिन क्या हुआ कि काफी वर्षा हुई थी। ऋषि के ने 4-5 शिष्यों को खेत देखने के लिए क्या किया था, कहा था। ये जो कहानी आप लोग सुने होंगे, ये जरूर सुने होंगे, ठीक है। चलिए इस कहानी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। वो जो है क्या किया था कि हमारा यहाँ पे आपको 5 शिष्यों को जो खेत देखने के लिए कहा था, उसको खेत में पानी रिस रहा था, यानी कि पानी क्या हो रहा था, वहाँ पे बह रहा था, मतलब उसके अंदर जा रहा था। सभी जो है क्या हुआ था कि शिष्य आश्रम लौट गए। अरुणी जो है खेत की जो मेर, जिसको हम लोग आर कहते हैं बिहार में, ठीक है, आर के पास लौट गया, जहां से पानी का क्या हो रहा था, रिसाव हो रहा था, यानी कि बह रहा था। तो उसको खेत में क्या करना है, पानी को जमा रखना था। तो वहां पे वो खुद लेट गया ताकि क्या हो जाए, पानी बाहर नहीं जाए। यही अरुणी बाद में वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बना और उल्हाक ऋषि नाम से ये अरुणी क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो पूछेगा उल्हाक ऋषि का पुराना नाम क्या है, तो अरुणी, या पूछ देगा अरुणी का बाद में कौन सा ऋषि बना, तो उल्हाक ऋषि के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका अध्याय खत्म हो चुका है। अब जो है हम लोग SCRT के पीछे में जो क्वेश्चन रहता है कुछ, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेंगे ताकि आपको क्या हो जाए, पूरा चैप्टर बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम डेली वीडियो डालते हैं, आप तक पहुँचे। हमारा यही मकसद है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि किसी वजह से नहीं छूटे। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेदों की कुल संख्या कितनी है। अभी हम तुरंत पढ़े थे 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इसको चारों को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में किया गया है। पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। ऋग्वेदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, कृषि हो गया था, ठीक ना। इसको भी इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। इनाम गांव का चर्चा किया गया था किताब में, ठीक है। लेकिन इसमें आपको नहीं देखने को मिला क्योंकि सिर्फ इमाम गांव था, तो उसको हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। किस में है, महाराष्ट्र में, ठीक ना। इमाम गांव किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं आगे जो है इसमें खाली जगह को भरने वाला है, ठीक है। तो खाली जगह को भरने वाला है, इसमें बोला आर्यों का विस्तार बिहार के गंडक का किस नदी में था। तो गंडक नदी में हम लोग पढ़े थे ना अभी जस्ट, कि बिहार का जो है विकास जो हुआ गंडक नदी में उत्तर वैदिक काल में जो आया था, ठीक है। अब देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है अनाज को क्या कहता था, यव अनाज पैदा करते थे, ठीक है। इमाम गांव एक ताम्रपाषाणी बस्ती क्या है। अब देखिए ताम्रपाषाण मतलब जहां पे तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया जाता था, उसी को क्या कहते हैं हम, ताम्रपाषाण काल, ठीक ना। तो इसी को हम लोग किया गया था, जबकि नवपाषाण से पहले का बाद बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वैदिक कबीले का प्रधान क्या होता था, सरदार होता था। तो इसको भी हम लोग ध्यान देख लेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले लें, ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए समझने में और रिवीजन करने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको बोला क्वेश्चन को हाँ या ना में देना है, ठीक है। तो हाँ या ना में देना है, बोला है ऋग्वेदिक आर पशुपालक थे। हाँ,
ये पशुपालक थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो वो क्या था, कृषि था। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। आर्यों के जीवन में गाय एवं घोड़ा क्या होता था, महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हाँ, गाय, जितनी गाय उतनी अमीर, ठीक ना। तो इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। वैदिक क्षेत्र का तमिलनाडु तक विकसित था, नहीं था ये। आर्य लोग नगर में निवास करते थे, नहीं, ये ग्रामीण सभ्यता था। देखिए, सिंधु सभ्यता जो था वो शहरी था, लेकिन ये जो आर्य लोग था ऋग्वैदिक काल वो ग्रामीण था। इमाम गांव के लोग, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि वेद का नाम लिखिए। तो वेद का 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। जितना भी हमारा तंत्र ये हमारा होता था, क्या बोलते हैं, औषधि वाला सब या फिर विद्या वाला, वो इसमें होता था। सामवेद में संगीत से रिलेटेड था। यजुर्वेद में धनुर्वेद यानी कि युद्ध की चर्चा की गई है। इसमें अथर्ववेद में किसका चर्चा किया गया है, जादू टोना श्राप विश्राप वशीकरण, ये सब जितना भी है वो सभी अथर्ववेद में आया था। आर्यों के लोग जो है भारत में किन किन क्षेत्रों में निवास किए। देखिए, आर्य का लोग भारत में पंजाब में रहा, गंगा और यमुना के पास क्षेत्र में तथा बिहार के गंडक नदी के क्षेत्र में क्या करते थे, निवास करते थे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जो है कालीन समाज का उल्लेख करना है। तो उत्तर वैदिक काल में लोग क्या होता था, सबसे ज्यादा कृषि पर ध्यान देने लगा। उसी समय में क्या हो गया, जनपद का विकास हो गया, लोग खेती करने लगे। और खेती में क्या क्या करने लगे थे, तो चावल, गेहूं, जौ और ये सब क्या था, इसका मुख्य था, ठीक ना। इसका जो है ये सब मुख्य था। और व्यवसाय जिनमें क्या होता था, धातु कर्म। व्यवसाय में कौन कौन सा था, तो धातु कर्म, धातु शोधक यानी उस धातु को क्या करता था, साफ सुथरा करके एकदम चमकाता था। रथकार जो रथ बनाता था, स्वर्णकार, कुम्हार, ये सभी क्या थे, व्यापारी थे, ठीक है। धार्मिक आस्थाएं थी उस समय में। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। ब्राह्मण का बोलबाला था, ऊंचे नीचे का भेद भी था उस समय में, ठीक ना। तो इसको भी आपको देखना है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इमाम गांव के बारे में। आगे का क्वेश्चन बोला है, इमाम गांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार क्या कैसे करते थे, जला देते थे। तो उसके बारे में बोला है प्रकाश डालने के लिए। इमाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों को सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ क्या करता था, दफनाया जाता था, जिसमें शायद खाने पीने और वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों आदि मृतकों के साथ औजार, हथियार, गहने वाले खुदाई भी वहाँ पे मिले। क्योंकि जब कब्र में रखेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जितना भी सोना जेवर वो सब क्या करता था ना, कि बोला जाता था कि अगले जन्म में तुमको जो अभी यहाँ पे जो चीज़ भी तुम्हारा यहाँ पे है वो अगर डाल देगा मरते समय, तो वहाँ पे मरने के बाद भी उसका उपयोग कर पाएगा। तो सारे जमीन वो क्या बोलते हैं सोना वगैरह सब क्या करता था, जितना भी उसके पास था वो सब मृतकों के पास वहां पे डाल दिया जाता था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका चर्चा करना है। आर्यों जिन देवताओं को पूजा करते थे उनमें कुछ सूची बनाएं तथा यह बताएं कि उनमें किन देवताओं का पूजा आजकल की जाती है। देखिए, इंद्र, वरुण, अदिति, अग्नि, सोम, सूर्य और वायु देवी देवताओं का पूजा करते थे। अभी के समय में इंद्र का भी प्रयोग पूजा करते हैं, वरुण का, अग्नि का, सूर्य का पूजा आज भी हम लोग क्या करते हैं, है ना। अदिति का प्रयोग नहीं करते हैं, अदिति पूजा हम लोग नहीं कर पाते हैं। वायु की भी पूजा हम लोग नहीं करते हैं, सोम की भी पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे जो है ऋग्वैदिक में आर्य खेती नहीं करते थे। देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्य खेती नहीं करते थे, तो वो करते क्या थे, तो पशु पालते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्य खेती नहीं करते थे, इसका कारण था कि वो क्या था, पशुपालक पे ज़्यादा ध्यान दिए थे। और पशुओं का जो भोजन के लिए वो एक जगह से ज़्यादा दिन तक
ठहर नहीं पाते थे, क्योंकि भोजन जो है वो एक न एक दिन खत्म होना है। तो वहाँ पे क्या होता था, एक जगह रह नहीं पाता था, बार बार स्थान बदलना पड़ता था। यही कारण था कि वो क्या था, खेती नहीं कर पाए। और खेती करने के लिए आपको एक जगह स्थायी होना पड़ेगा, है ना, नहीं तो जमीनें हड़प लेगा किसी का। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि छठा जो है हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, धार्मिक पुस्तक की एक सूची बनाने के लिए बोला है और धर्म से, तो ये हम लोग का क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं और छात्र को अपना करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ और खास नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अध्याय है वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका अध्याय खत्म हो चुका है बहुत अच्छे ढंग से, क्लास 6 का छठा चैप्टर, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।